जय हिंद। आज अपन बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के सेकंड पेपर के बारे में। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 150। उसमें से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और 140 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। इंडियन हिस्ट्री भी थी इसमें, और राजस्थान हिस्ट्री भी थी, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी थी। 140 क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे और बिल्कुल सटीक आंसर रहेंगे। तो आप बने रहिए। अपन सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। हिंद चीन के भविष्य को लेकर बनाए आयोग के सदस्य देशों में कौन सा देश नहीं था? जो हिंद चीन जगह है ना, यह है वियतनाम में। कौन सी जगह है ये? वियतनाम में। और हिंद चीन के भविष्य को लेकर बनाए गए आयोग के सदस्य देशों में कौन सा देश नहीं था? हिंद चीन पर कब्जा किसने किया था? फ्रांस ने। तो फ्रांस और वियतनाम पे इंक्वायरी बैठी थी। ये बैठी थी जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से ना। जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक शहर है। ये 1955 में बैठा था ये आयोग, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वहां पे ना एक। तो इसलिए जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं इसको। देखो, जिस पे इंक्वायरी बैठी है वियतनाम और फ्रांस पे, तो जिस पे इंक्वायरी बैठी है तो वो देश तो शामिल होगा नहीं। तो उसके अलावा कौन कौन से देश थे? कनाडा था इसमें, भारत था, और पोलैंड था। कौन सा देश नहीं था, है ना? वो था फ्रांस। तो अपने को राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? फ्रांस नहीं था। ये क्या, हिंद चीन वियतनाम में एक जगह फ्रांस ने वहां जाकर कब्जा कर लिया था। तो उसी पर ये आयोग बैठा था कि हिंद चीन में फ्रांस का क्या भविष्य है। जैसे ये पुर्तगालियों ने अपने गोवा में कॉलोनीज काटी थी, वैसे ये ना फ्रांस ने वहां पे कॉलोनीज काट ली थी। 1947 के चीनी गृह युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में कुओमिंतांग सेना ने किन शहरों पर अधिकार किया था? कुओमिंतांग है ना, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। चीन आजाद कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था। इस पार्टी ने चांगमून पे कर लिया था, और मुकदेन पे कर लिया था, मंचूरिया पे कर लिया था। ये नान पे नहीं किया था। तो ए सी डी राइट आंसर रहेंगे। सेकंड ऑप्शन इसमें है तो मंचूरिया, मुकदेन और चांगमून। ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इसमें ना, ACD। राजस्थान में राजधानी जनपद अंकित सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? देखो, राजधानी एक उपाधि होती है, और ये हुए थे भरतपुर से। कहां से हुए थे? भरतपुर से। एक है साल्व सिक्के, ये कहां से मिले थे? अलवर से। तो ये भी आप है ना लिख लेना। सिक्के, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यू मैथमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू मैथमेटिक्स। ये किसी PCS एग्जाम्स में पूछा गया था अभी, है ना, रिसेंटली। तो अभी याद रख लेना। राजधानी जनपद सिक्के कहाँ मिले थे? भरतपुर में। और साल्व सिक्के कहाँ मिले थे? अलवर में। हिटलर की किस नीति ने जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया? जो अधिनायकवादी नीति थी ना हिटलर की, ये थी तानाशाह। यानी कि एक ही व्यक्ति सर्वोच्च हो, ये नीति थी अधिनायकवादी। हिटलर चुना गया तो लोकतंत्र से था, लेकिन बाद में वो ताना, जैसे ही चुना गया चांसलर, वो तानाशाह हो गया, और फिर उसने संविधान ही बदल दिया वहां का, है ना। जो गिल्च स्टर्टंग, ये च है यहाँ पे वह की जगह, इसमें क्या, यही राइट आंसर है। ग्लिच स्टर्टंग की नीति थी ना, यही अधिनायकवाद की नीति थी। जो स्ट्रुमा बेटेलुंग, ये वहां की नाजीवादियों की रक्षा के लिए बना था एक दल, है ना। गेस्टापो गुप्त पुलिस बल था। क्या था? गुप्त पुलिस बल। और न्यूरम्बर्ग कानून, ये यहूदी और ईसाइयों को अलग करता था ये कानून, कि भाई कौन यहूदी है और कौन ईसाई है। एक्चुअली यहूदियों को खूब मारा था हिटलर ने, बहुत सारे यहूदी खत्म कर दिए थे।
हिटलर समझता था कि जर्मनी की जो मूल समस्या ना एक है, वो यहूदी है, कि मेन जो रिसोर्सेज है उस पर यहूदियों का ही कब्जा है। तो हिटलर ने चुन चुन को यहूदियों को मारा था। वह कौन सा कानून के तहत मारा था? न्यूरम्बर्ग कानून के तहत। फांसी इटली में 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए एक विशेष संगठन कहलाते थे। ये ना नया क्वेश्चन है, मैंने भी फर्स्ट बार ही पढ़ा। फांसीवादी विचारधारा की बात हो रही है, ये तो आप सब जानते होंगे फांसीवादी विचारधारा ना। इसने 6 से 8 वर्ष के एक बच्चों के लिए संगठन बना था, उसको कहते थे सन्स ऑफ दी वोल्फ। क्या कहते हैं? सन्स ऑफ दी वोल्फ। इसमें कौन सा है राइट आंसर? थर्ड है, तो थर्ड एक राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग वर्ष के बच्चों के लिए अलग अलग संगठन बने थे, जैसे 6 से 8 वर्ष के लिए सन्स ऑफ दी वोल्फ, फिर 8 से 12 के लिए, 12 से 18 के लिए। लड़कियों के लिए अलग कानून बने थे। इन बच्चों को ना इन कानून के तहत मैनिपुलेट करते थे तानाशाह के लिए, यहूदियों के विरुद्ध भड़काने के लिए। ठीक है। साइकस प्रीकोट, ये पीकोट है ना, साइकस पीकोट। समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? साइकस पिकोट समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? देखो इराक और सीरिया, ये 1916 में हुआ था एक तो ना। कब हुआ था? 1916 में। ये यूरोप से रिलेटेड है। इराक सीरिया यूरोप में नहीं है ना। इराक सीरिया फ्रांस ये दोनों नहीं है, तो ये कट गया ना। तुर्की के भूतपूर्व ये भी नहीं है। ओटोमन साम्राज्य का विभाजन ये है इसमें। किसका? ओटोमन साम्राज्य का विभाजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें ना। राजस्थान के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? ये गए थे बीकानेर के सरदार सिंह। कौन गए थे? बीकानेर के सरदार सिंह। और ये गए थे पंजाब। कहाँ गए थे? पंजाब गए थे अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। भारतीय जो 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी पंजाब में, वहां गए थे ये, है ना। और ये फिर वहां पे इन्होंने भारतीयों का कत्लेआम भी किया था। नीचे दिए गए कोड की सहायता से राजपूताना राज्यों के भारतीय संघ में एकीकरण का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए, है ना। वृद्ध राजस्थान मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में समावेश, प्रथम राजस्थान संघ। तो इसमें से अपन ने देखना है कि सबसे पहले कौन हुआ था? विलय, फिर दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था? मत्स्य संघ सबसे पहले मिला था, जो अपने अलवर भरतपुर वाला तो था, ये मिला था 1949 में। तो सबसे पहले कौन सा था? सेकंड। और सेकंड इसमें है, और ये दोनों तो गए है ना। उसके बाद में फिर मिला था प्रथम राजस्थान संघ। कौन सा मिला था? प्रथम राजस्थान। फिर है फोर्थ। तो सेकंड के बाद फोर्थ किस में है? थर्ड में है ना। फिर उसके बाद में मिला था ये वृद्ध राजस्थान मिला था। कौन सा? वृद्ध राजस्थान। और फिर वृद्ध राजस्थान और मत्स्य राजस्थान मिल गए थे आपस में, है ना। वृद्ध राजस्थान और मत्स्य राजस्थान फिर बन गया था ये मत्स्य संघ का, वृद्ध राजस्थान में समावेश हो गया था। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड राइट आंसर हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही है ना। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है? जो भारत सार चंद्रिका ये रामसेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रामसेन ने। ये हाड़ौती से थे। जुगल विलास, ये यूपी के कवि थे। बुद्धि विलास कौन सा? जयपुर ग्रंथ निर्माण के विषय में कौन सा ग्रंथ है? बुद्धि विलास। ये लिखा था बख्ताराम ने। किसने लिखा था? बख्ताराम ने। बख्ताराम थे चाकसू के। कहाँ के? चाकसू, जयपुर के पास में ही है ना। देखो जयपुर की स्थापना कब की थी? जय सिंह ने की थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी में। किसने की थी? जय सिंह ने। और जयपुर को यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया? 2019 में किया गया। और आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है? मोहम्मद मिर्जा इस्माइल खान। कौन है? जयपुर किसने बसाया? जय सिंह ने। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहते हैं? मोहम्मद मिर्जा इस्माइल खान, जिसके नाम से जयपुर में MI रोड है। कौन सी? MI रोड है ना।
ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। आर्य समाज धार्मिक व सामाजिक आंदोलन ही नहीं अपितु राष्ट्रीय आंदोलन भी था। ये द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में किसने लिखा, देखो इसमें सीधा सा दे दिया, द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक किसकी है, ये थी पटाभी सीतारामैया की, और इसमें लिखा कौन होगा, इन्होंने ही लिखा था ना। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज धार्मिक सामाजिक आंदोलन ही नहीं तो राष्ट्रीय आंदोलन भी था। तो ये तो हो गया क्वेश्चन और हिंट मिल गया अपने को। ये किस बुक में लिखा हुआ, द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पटाभी सीतारामैया हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये बंगाल पेपर निकाला था, दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में भी थे और 3 से 4 बार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे कांग्रेस के। निम्न में से किस क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति को केसरी सिंह बारड़ द्वारा खोले गए जोधपुर छात्रावास वार्डन नियुक्त किया गया था, ये नया क्वेश्चन है ना। केसरी सिंह बारड़, प्रताप सिंह बारड़ आपने सुना होगा, ये बिजोलिया ना, बिजोलिया उदयपुर में जन्म हुआ था, अब ये ना बिजोलिया भीलवाड़ा में आ गया। और इन्होंने नियुक्त किया था सोमदत्त लहरी को, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, सोमदत्त लहरी को किया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर रियासत के उनियारा की चित्रशैली में किस शैली के अभिलक्षण पाए जाते हैं, उनियारा कहाँ पे है, टोंक में, और टोंक के पास में कौन से है, बूंदी और फिर कोटा। तो आसपास वाले की संगत होगी हाड़ौती, इसको क्या बोलते हैं, हाड़ौती वाला एरिया, कोटा और बूंदी को ना। तो हर कोटा और बूंदी की शैली का अभिलक्षण में थे। जो उनियारा शैली थी, जो नरू का शासन थे ना 18वीं शताब्दी में, तब पनपी थी उनियारा शैली। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोटा बूंदी की शैली है ना। किशनगढ़ शैली के बारे में आपने सुना ही होगा, अजमेर किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे वो निहाल चंद, कौन थे, निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था ना। और बनी ठनी को ही भारत की मोनालिसा कहा जाता, जिसका ओरिजिनल नाम विष्णुप्रिया था। और ये वहां के राजा साउंत सिंह की पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, साउंत सिंह की। मेवाड़ शैली कुंभा के शासन काल में पनपी थी। मारवाड़ शैली है ना, मारवाड़ शैली पर देखो मेवाड़ और मुगल दोनों का प्रभाव था, किसका, मेवाड़ और मुगल का, जो मुगल कालीन चित्रशैली थी उस दोनों का प्रभाव था ना। रियासतों को भारतीय संविधान सभा के साथ विचार विमर्श करने के लिए किस पूर्व संस्था को वार्ता समिति में प्रेरित किया गया था, प्रेरित है ना, जो वार्ता समिति बनी थी ना, ये रियासत काल, जो रियासत के राजा था उनसे बातचीत करने के लिए समिति बनी थी। इसमें कौन सी विचार विमर्श करने के लिए कौन सी संस्था को शामिल किया गया था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति, एक प्रिंसेस था उसकी स्थायी समिति बनाई गई थी संविधान में, तो उसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। चित्तौड़गढ़ के कालिका माता के मंदिर का निर्माण कब किया गया था, देखो इस मंदिर का निर्माण कराया था मानमोरी ने, किसने कराया था, मानमोरी ने है ना। इसी को क्या बोलते हैं, सूर्य मंदिर भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सूर्य मंदिर। और ये 7वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था ये, और इसे कहते हैं 8वीं शताब्दी के शुरुआत में और 7वीं शताब्दी के अंत में। अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं, 11वीं शताब्दी के अंत में गलत है ना, 10वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ये भी गलत, 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ना, और 9वीं में ये भी गलत। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बावड़ियों को उनके निर्माणकर्ता के साथ सुमिलित कीजिए है ना, और सही कूट का चयन करें। त्रिमुखी बावड़ी है ना, राम रसदे ने बनवाई थी, यहाँ पे राम रसदे है ना, राम रसदे ने बनवाई थी। और नौलखा डूंगरपुर की बावड़ी उन्होंने, ये जो रानी जी की बावड़ी थी ना, ये नौलखा डूंगरपुर की बनवाई थी प्रिमल देव ने, और रानी जी की बावड़ी बनवाई थी नाथावतो ने, और चतराबाई की बावड़ी बनवाई थी बीखा ने है ना। तो ए में फर्स्ट देख लो, ऑप्शन नंबर फोर्थ, कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, और डी में सेकंड, और सी में थर्ड सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ये आपके कंप्यूटर और ये तो ये 16 से 25 आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एरिथ्रियन सी पे पुस्तक पर ध्यान दीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो पुस्तक थी ना, इसका लेखक अज्ञात था। ये भारत के लिए मतलब उस जमाने में बहुत बड़ी पुस्तक थी, किसने लिख दी और यही पता नहीं चला कि किसने लिखी थी। अब देखते इसमें क्या, ये पुस्तक रोमन इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक के राइटर का तो नाम नहीं पता, लेकिन ये मिस्र के किसी व्यक्ति ने ये पता था कि वो व्यक्ति कहाँ का था, मिस्र का था। कहाँ का था, मिस्र का था ना। तो ये इसमें सही विकल्प चुनना, तो ये तो गलत हो गया। इस पुस्तक से प्राचीन भारतीयों की सामुद्रिक गतिविधियों के ज्ञान की जानकारी मिलती है, ये सही है ना। और इस पुस्तक से प्राचीन भारत के बंदरगाह और सामुद्रिक, ये दोनों एक जैसा है, ये सही है। इस पुस्तक से प्राचीन भारतीय ये प्राणियों पौधों एवं खनिज का विवरण मिलता था, ये गलत है ना। तो इसमें सेकंड और थर्ड से हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर इसमें ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल लेता है, देखो लेखक है और उनके ग्रंथ है। भास का निषदेय चरित्र में सेवेंद्र अवंती सुंदरी कथा, राजशेखर काव्य मीमांसा, ये सही है। राजशेखर काव्य मीमांसा सही सुमेलित ढूंढना, तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केवल सी। ये जो निषदेय चरित्र है ना, यह है श्री हर्ष की, किसकी है, श्री हर्ष की है, ये है ना, इसकी भास की नहीं है ये। और जो अवंती सुंदरी कथा, ये दंडिन की, किसकी है, दंडिन की है ये, है ना। तो आप ये भी ध्यान रख लेना, ये इस ऑप्शन में आए हैं ना अभी ये, तो नेक्स्ट टाइम ये पूछे जा सकते हैं। किस ग्रंथ में कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों की महिमा बताई गई है। अच्युत, राजभाद्य काल, मेघदूत, विक्रमादेव, विक्रमादेव चरित। मेघदूत कालिदास ने लिखी थी। वाक प्रतीक गौड़वाहो, किसमें, वाक प्रतीक प्रतिकृत, वाक प्रतिकृत गौड़वाओं में मिली थी, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, फोर्थ। अरिकमेडु पुरास्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है। अरिकमेडु है ना, यह तमिलनाडु में, कोयम्बटूर है ना, पांडिचेरी या पुदुचेरी। इसकी खोज मार्टी मिलर ने की थी। यहाँ से हमें भारतीय और रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापारिक संबंध में किस जानकारी मिलती है, इसमें ढूंढ रखे सही कथन ढूंढना, ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ से एरेंटाइन एवं एम्फोरे मृदभांड मिले, ये भी सही है ना। ए बी सी तीनों ही सही हो जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है ना। बिंबिसार के शासनकाल में व्यवहारिक महामात्र किसे कहा जाता, बड़ा ही प्रश्न था। न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। किसे कहा जाता था, न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एकमात्र अभिलेख जिसमें 3 साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुए, देखो कंधार का अभिलेख, ये इससे चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं था, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र तो जूनागढ़ से मिला था। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था, रुद्रदामन ने। किसने, रुद्रदामन ने ना। और जूनागढ़ अभिलेख है कहाँ, गुजरात में। तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है उससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती थी। अभिलेख किसे कहते हैं, पत्थर पे खोद कर जो लेख लिखते हैं उन्हीं को अभिलेख कहते हैं। अब इस पे फिर कैटेगरी है, शिलालेख, भित्ति लेख और अलग अलग है। फिर इसमें एक और है जो मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा वो। सम्राट अशोक ने नेपाल के किस नगर का निर्माण करवाया था, ललिता पट्टनम का। किसका करवाया था, ललिता पट्टनम का। इसके बारे में करवाया तो इसी का था, ये सारे एक तो नेपाल में है ना। आंसर ललिता पट्टनम का ही है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी था, ललिता पट्टनम जो नगर था ना। लेकिन इसने फिर इस नगर का सुनियोजित तरीके से निर्माण करवाया था और अशोक ने श्रीनगर बसाया था।
जो कि जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है ना, श्रीनगर, वो बसाया था। मौर्यकालीन गुप्तचर को एरियन ने किस नाम से संबोधित किया था? जो मौर्य काल में गुप्तचर थे ना, एरियन और एक और व्यक्ति था, वो उस टाइम पे आए थे। ये सारे गुप्तचरों के नाम है, मोल, सीक्रेट एजेंट, ओवरसियर, इंस्पेक्टर। एरियन के जो साथ वाले थे ना, और एरियन, इन दोनों ने ओवरसियर और इंस्पेक्टर अलग अलग नाम दिए थे, लेकिन कई बुक्स में तो इंस्पेक्टर है और ओवरसियर भी है, लेकिन ओवरसियर इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी है ना, आप देख लेना, मेरे हिसाब से 99% ओवरसियर रहेगा। इंस्पेक्टर का भी लिखा हुआ मिलता है कई बुक में, लेकिन जो ऑथेंटिक है एनसीईआरटी, उसमें मैंने पढ़ा था ओवरसियर, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में स्तंभ के पोलिश युक्त पाषाण खंड किस स्थान पर मिले? धोलावीरा, बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है ना, बनावली हरियाणा में। इसकी खोज रविंद्र बिष्ट ने 1974 में की थी। धोलावीरा की खोज 1968 में जेपी जोशी ने की थी, है ना। और ये धोलावीरा इसमें राइट आंसर रहेगा। इसकी खोज किसने की थी? 1968 में जेपी जोशी ने की थी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल बलूचिस्तान में नहीं है? देखो, ये बालाकोट, सुत्केगढ़, सुतकाको, ये सारे बलूचिस्तान में नहीं है। संगोल, संगोल नहीं है, संगोल है पंजाब में। बालाकोट, सुतका गेंडोर और सोतकाको, ये तीनों ही है ना, जो बलूचिस्तान में है ना। आंसर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में कुरुओं ने जिस भूभाग पर अधिकार किया था, वह फैला था। देखो, महाजनपद थे ना, कितने महाजनपद थे? 16। सबसे शक्तिशाली था मगध। कौरवों का जो राज था ना, ये था दिल्ली और मेरठ के पास में। अब देख लो कि ऊपरी से गंगा गोमती का एक भाग भी था, तथा जिसमें दोआब, गोदावरी बहुत नीचे आ गई, गोमती नदी ऊपर की साइड है। यूपी में, यूपी का जो जो उधर वाला नेपाल वाला हिस्सा ना, उसमें बहती है। ये भी नहीं है ना। गंगा तो रहेगा, जिसमें गंगा है वो रहेगा। वैतरणी नदी, वरा, ये तो नेपाल साइड में हो गई। गंगा नदी से सरस्वती नदी तक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा ना, गंगा से वैतरणी नदी तक, है ना। बलबन ने उस बेटे का नाम बताइए, बलबन के उस बेटे का नाम बताइए जिसे अफगानिस्तान के तैमूर खान के घातक हमले से रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। बुगरा खां भी बलबन का ही बेटा था। केकू का बाद ये था कि एक मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद की जान चली गई थी। बलबन का बेटा था बुगरा खां और शहजादा मोहम्मद। इस जो ये अफगानिस्तान के तैमूर खान का जो हमला था ना, उसमें शहजादा मोहम्मद की जान चली गई थी। फिर इसमें खाने सईद, तरह तरह की उपाधि दी थी बलबन ने इसको, और काफी दुखी हुआ था बलबन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी है यहाँ पे, है ना। कि विस्तारवादी नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1299 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध उनके सेनापतियों जफर खां और उल्गू खान ने सेना का नेतृत्व किया था। उसने देवगिरी पर 3 बार आक्रमण किया था और उसे अपना करदाता शासक बनाया था ना। देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने ना एक ही बार किया था। इसमें ढूंढना क्या है, विचार कीजिए ना। अच्छा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही, तो इसमें ये तो गलत हो जाएगा ना। और गुजरात के सेनापति जफर खान और उल्गू खान, इसकी जगह, उल्गू खान की जगह कौन था? नुसरत खान था ना। कौन था? नुसरत खान, तो ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व उनके दास सेनापति मलिक काफूर ने भी किया था। उत्तर भारत में तो ये मलिक काफूर के अलावा भी किया था एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दक्षिण भारत में मलिक काफूर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 3, जिसमें एक पहला ही मिल गया। एक इसमें राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 1। मौर्यकालीन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राम को कर से छूट दी गई थी? ये ना चंद्रगुप्त, वो जो चाणक्य थे ना, उनके लेखों में मिले थे भाई। किस गांव को कर से छूट दी गई थी? चाणक्य, कोई कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं।
परिहारक जो गांव था ना उसको छूट दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अशोक स्तंभों की यष्टि लाट के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्तंभों की यष्टि नक्काशी से सुसज्जित थी, उनकी सतह चमकदार है, स्तंभों की यष्टि लाट है वो एकात्मक है, ये सही है ना। और वो चमकदार भी थी। नक्काशी है मतलब बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाए हुए थे, नक्काशी नहीं की गई थी इसमें, तो बी और सी सही होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसमें राइट आंसर है ना। बंगाल के तुगरिल खान के विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन ने किसे वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था। देखो बलबन के दो बेटे थे, शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां, तो किसको नियुक्त किया था, बुगरा खां को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा ना। सल्तनत काल के उस शासक का नाम बताइए जिसे अपने पुत्र को गवर्नर नियुक्त करते समय यह सलाह दी थी कि अपने किसानों को अनुचित कार्य से बचाइए। ये ना सल्तनत काल में कौन था, गयासुद्दीन बलबन था। ये बुगरा खां के बारे में बात हो रही थी। अभी जस्ट इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना, बंगाल के तुगरिल खां के विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन ने किसे वहां का जब बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था इसको बुगरा खां को, तब बलबन ने ये बातें बताई थी कि किसानों को अनुचित कार्य से, जब सेना जाती थी ना इधर उधर, तो किसानों की फसल को नष्ट ना करे, किसानों को अनुचित अनुचित नुकसान ना पहुंचाए। तो ये किसने दी थी, गयासुद्दीन बलबन ने ये सलाह दी थी, किसको, बुगरा खां को दी थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं को समाप्त किया था। ऋण पंजिका लगाई किसने थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी। उसके जस्ट बाद कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये ऋण पंजिका समाप्त की थी। सल्तनत शासकों के सैन्य संगठनों में हाथियों का प्रभारी अधिकारी कौन था। देखो ये जो अफवाज ये कुल्लब है ना, ये घोड़ों की सेना को कहते थे ना, घोड़ों को ना, मुर्तबा का नहीं पता। असमिया कुल्लब मुख्य सेना को कहते थे। और शाहनाए पील, फील है, पील है, फील की जगह क्या है, पील। पील का मतलब होता है हाथी। और इसने पूछा क्या, सल्तनत शासकों के सैन्य संगठनों में हाथियों का प्रभारी अधिकारी कौन था। तो शाहनाए पील, शाहनाए पील था। हाथियों के जो संगठन का प्रभारी था ना वो क्या था, शाहनाए पील। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट आंसर होगा ना। निम्नांकित में से किस मंगोल नेता ने मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली तक आक्रमण किया। देखो ये जो अलाउद्दीन तर्रमशिरी था ना, इसने दिल्ली तक आक्रमण किया था। ये ज्यादा बड़ा नेता बन रहा था, फिर इसने एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको हरा दिया था। तो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन तर्रमशिरी है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था। देखो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये 1321 की या 1300 से 1400 के बीच की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। वारंगल में मिला था कौन, कोहिनूर का हीरा मिला था। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है ना। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान से ग्वालियर के शासक मंगल देव ने संघर्ष किया था। मंगल देव ने ना कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद कौन बना था, इल्तुतमिश। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा ना। पंजाब के रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अफगानिस्तान के जमान शाह के समर्थन द्वारा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था ना। रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार किया था। अमृतसर की संधि से सतलज राजे रणजीत सिंह के संरक्षण में किए थे, ये गलत है। इसमें रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार कर लिया था और उसको धार्मिक राजधानी बनाया था, ये आपने पढ़ा होगा। अफगानिस्तान के जमान शाह के समर्थन द्वारा, ये जमान शाह ना इसकी एक बार तोहफे पंजाब वाले एरिया में कहीं फंस गई थी नदी में, तो रणजीत सिंह ने जमान शाह की हेल्प की थी। फिर लाहौर पर अधिकार करने में जमान शाह ने रणजीत सिंह की मदद की थी। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएंगे, तो जिसमें फर्स्ट और सेकंड हो, केवल एक और दो, ये ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा इसमें ना। अगस्त 1765 में आंतरिक व्यापार के नियंत्रण को विनियमित और नियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में निम्न में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं की गई थी। ये उधर बंगाल की साइड में शक्कर को शामिल नहीं किया था। तंबाकू, नमक, सुपारी और भी जो मादक पदार्थ टाइप की चीजें थी ना उनको शामिल किया गया था, शक्कर को नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इक्ता प्रणाली
ये संबंध में नहीं है। इक्ता क्या होता है? एक तरह का कर होता है ये, कर टाइप। जैसे सामंती व्यवस्था थी, वैसे इक्ता भी एक व्यवस्था थी कर लेने के लिए, है ना, कर का नाम था। इक्ता से एकत्रित फौज को उनके खर्चों को पूरा करने के बाद केंद्र को भेज दिया जाता था। सत्य नहीं है वो ढूंढना ना, तो ये सही है ना, तो ये अपना आंसर नहीं है ना, ये इक्ता के लिए सही है। इक्ता हस्तांतरणीय नहीं थे, इक्ता हस्तांतरणीय थे, नहीं थे। नहीं कौन थे? जो सामंतवादी व्यवस्था थी ना, वो हस्तांतरणीय नहीं थी। सामंती व्यवस्था जो थी, इक्ता हस्तांतरणीय थे। अपने को क्या ढूंढना है इसमें से? सत्य नहीं है वो ढूंढना ना। तुर्की शासकों ने उस उमराव को नकदी के बदले इक्ता दिए, ये भी सही है, तो अपना आंसर ये तो होगा नहीं। इक्ता के प्रमुख को मुक्ति और वली कहा जाता था, ये भी सही है। एक ही गलत है इसमें, अपने को सत्य नहीं है वो ढूंढना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्न में से कौन सा युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य नहीं लड़ा गया था? मल्लावल्ली का। कौन सा युद्ध? मल्लावल्ली का। ये 1780 से 81 के बीच की बात है। मल्लावल्ली का युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच में नहीं हुआ था। टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोदी गोदी पोतगा स्थापित नहीं की थी? है ना, वो गोदी नाम सुनते गोदी मीडिया की याद आ गई। तो देखो माला, ये मौलिदाबाद, मंगलोर, वजीराबाद, ये तीनों ना टीपू सुल्तान ने कवर किए थे जगह। और मालाबार तट है ना, इस पर नहीं किया था इसने। जो जो नाव को क्या बोलते, क्या बोलते इसको, पोतगा को क्या बोलते? वोकयार्ड। वोकयार्ड स्थापित मालाबार में नहीं किया था, पोतगा। बाकी मौलिदाबाद, मंगलोर और वजीराबाद में किया गया था ना, यही पूछा गया था। स्थापित नहीं की थी, मालाबार में नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से किस संधि से होलकर ने राजपूत राज्यों से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया था? मंदसौर की संधि। कौन सी? मंदसौर की संधि। ये होती 1818 में। राजपूत राज्य कौन 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 से थे? बूंदी और बारा और कोटा का कुछ भाग, स्वयं माधोपुर का भी बोल सकते हो उसमें। इन राज्यों से अधिकार समाप्त कर लिया था होलकरों ने 1818। मंदसौर की संधि, मंदसौर मध्य प्रदेश में एक जगह है ना, वहां पे संधि हुई थी, तो इसको क्या बोलते हैं? मंदसौर की संधि बोलती है। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस रियासत का सबसे आखिरी में समायोजन किया गया? अवध, उदयपुर। उदयपुर का ना 1852 में हुआ था। तंजौर और नागपुर, नागपुर का 1854 में हुआ था। लेकिन ये कह रहा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत ना नागपुर का सबसे आखिरी में हुआ था। ये अवध और तंजौर का ना व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं हुआ था। झांसी का व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत हुआ था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी का हुआ था। झांसी इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो अपना राइट आंसर रहेगा 4 नागपुर, है ना। भारत सचिव की सहायता के लिए बनी भारत परिषद के सदस्यों की सदस्य संख्या कितनी थी? भारत सचिव कहाँ बैठता था? लंदन। कहाँ बैठता था? लंदन। और वो सदस्यों की संख्या थी 15। कितनी थी? 15। इन सदस्यों को हटाने का अधिकार संसद को था ना। कितनी थी? 15। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसे राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। देखो इसी समय ना राजधानी कलकत्ता बना था, और ये क्या था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था ना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का नवाब बनने से पूर्व मीर कासिम किस स्थान का फौजदार था? मीर कासिम है ना, रंगपुर और पूर्णिया। कहाँ का था? रंगपुर और पूर्णिया। ये तो ऐसे तो मुझे पता था, ये मैंने पढ़ा था पहले क्वेश्चन। 20 वर्ष तक रहा था ये। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। लेकिन ये भी है ना टीचिंग हिस्ट्री में नया ही क्वेश्चन है ये भी, है ना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चर्च की संस्कार पद्धति, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चर्च की जो संस्कार पद्धति है, 7 सैक्रामेंट्स, ये कितने? 7। कितनी पद्धति है? 7 है। उसमें ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक चर्च की एक विशेषता थी,
तो ये लुथेरियन तो मानते ही नहीं थे, जेसुइट संघ भी नहीं था, कोलविन चर्च की भी नहीं थी, तो ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक चर्च की एक व्यवस्था थी इसमें ना, विशेषता थी, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट आंसर रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा निम्नलिखित देशों के विरुद्ध की घोषणाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जर्मनी द्वारा ना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था ना, और 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के लिए कर दिया था, और 3 को फ्रांस, और 4 को बेल्जियम। अगस्त की बात है ना। तो ए बी सी, जहां में ए बी सी हो, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त को रूस, 3 अगस्त को फ्रांस, 4 अगस्त को बेल्जियम। और भारत का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, क्योंकि उस टाइम भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था, और ब्रिटिश ने भाग लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 4 अगस्त को। कब? 4, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? 4 अगस्त को ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था, ये ना, सॉरी सॉरी, फ्रांस को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटेन ने भाग लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और इसमें 8 से 10 लाख भारतीय सेना को, भारत की जो लोकल लोग थे सेना में, उनको भी लेके गए थे ब्रिटेन वाले। ये कह गए कि तुम हमारा सपोर्ट करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हम तुमको आज़ाद कर देंगे। और फिर इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, कम से कम 75,000 लोगों की। उनकी याद में बनाया गया था वार ऑफ मेमोरियल। बाद में फिर उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? इंडिया गेट, जो कि अभी दिल्ली में स्थित है। तो इसमें राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, एबीसी, है ना। 1927 में सर हारकोर्ट बटलर समिति का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? भारत में प्राथमिक शिक्षा सुधार करने के लिए, देशज भाषाओं के समाचार पत्रों की जांच हेतु, प्रांत के दैविक शासन की जांच हेतु, भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच हेतु। ये था जो भारत की रियासतें थी ना, और ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता जो लंदन में, ब्रिटेन में बैठकर काम कर रही थी, उनकी जांच हेतु 1927 में सर हारकोर्ट बटलर समिति का गठन किया गया था ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। 1857 की क्रांति में बरेली में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन था? देखो 1857 की क्रांति है ना, मेरठ, कानपुर और दिल्ली, झांसी और लखनऊ, ये मोस्ट पूछे जाते हैं। ये पूछ रहे बरेली के है, बरेली में गया था बख्त खान ने। किसने किया था? बख्त खान ने। कुंवर सिंह बिहार, कहाँ? बिहार। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, और इन्होंने ग्वालियर और अलग अलग जाके 1857 की क्रांति के लिए अलग जगह थी। ये मोस्ट जगह यहाँ से पूछते ना। देखो मेरठ में किसने किया था? मंगल पांडे ने। कानपुर में नाना साहेब, मैं लिख देता हूं, मंगल पांडे। कानपुर नाना साहिब। दिल्ली बहादुर शाह जफर, और झांसी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। तो अपना ये बरेली के साथ साथ इनको भी याद रख लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं ना। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, है ना। सर्वेंटिस नामक साहित्यकार डच भाषा का विद्वान था। जो सर्वेंटिस था ना, ये स्पेन का था। कहाँ का था सर्वेंटिस? स्पेन का था। अच्छा, कौन से सही और गलत बताना है। सर्वेंटिस नामक साहित्यकार डच भाषा का विद्वान था, ये नहीं था डच भाषा का ना। और सर्वेंटिस ने डॉन क्विक्सोट पुस्तक लिखी है, ये राइट है। और डॉन क्विक्सोट में लिखा था सर्वेंटिस ने
कि हर कुत्ते का दिन आता है, ये बहुत सारे अभी यूज लेते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता। तो ये किसने लिखा था? सर्वेंटिस ने लिखा था अपनी पुस्तक डॉन क्विक्सोट में। और इसमें पूछा क्या गया कि सही गलत कौन सा, तो पहला तो ए तो गलत है, और जो इसमें बी सही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इन पुरास्थलों में से कौन सा ताम्र संस्कृति से संबंधित नहीं है? ताम्र देखो एक तो है ताम्र संस्कृति, और एक है कांसायुगीन, और एक है लोहयुगीन। ऐतिहासिक काल लोहयुगीन, और आधे ऐतिहासिक काल कांसायुगीन, और प्रागैतिहासिक काल। तो जो बेराट है ना, वो कौन सी है? लोहयुगीन है। और ये सारी ताम्रयुगीन है, गणेश्वर, बालाथल, आहड़। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें ना। निम्न में से किसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है? कालीबंगा जुते हुए खेतों के लिए प्रसिद्ध है। किला बंद था कालीबंगा, यानी कि शहर, विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी कालीबंगा। अग्नि वेदिकाएं मिली है कालीबंगा में। और क्या क्या मिला है? चौपड़ पासा, जो क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सा गेम है जिसमें वो कार्लसन खेलता है, मैग्स कार्लसन। टेबल पे नाम ही याद नहीं आ रहा उसका मुझे ना। ये तीनों थे ताम्र के बाट, नहीं थे पक्की मिट्टी के बाट थे। कौन से? पक्की मिट्टी के बाट थे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर है ना। निम्नांकित में से किस पुरास्थल पर उत्तर पुरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे? ये हुए थे बूढ़ा पुष्कर अजमेर से। कहां से हुए थे? बूढ़ा पुष्कर अजमेर से। पहला राइट आंसर हो जाएगा इसमें ना। ईशान भट्ट राजस्थान के गुहिलों की किस शाखा से संबंध रखते थे? ईशान भट्ट भरतरी के बेटे थे। गुहिलों की 24 शाखा थी, उसमें से 4 इधर थी। चाटसू, चाटसू को पहले क्या बोलते थे? चंपावती, चंपावती नगरी। और फिर हो गया चाटसू, और चाटसू से हो गया चाकसू। तो ईशान भट्ट कहां से संबंध रखते थे? चाटसू से रखते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें ना। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? चर्चिल, चेम्बरलेन, लॉर्ड नॉर्थ। ये तो नहीं है ना, ये चर्चिल है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना था बीच में। घोषणा चेम्बरलेन ने की थी, फिर ये इसने इस्तीफा दे दिया था। और फिर कौन बन गया था? चर्चिल। वो चेम्बरलेन था, और चेम्बरलेन ने इस्तीफा दिया। बन कौन गया था? चर्चिल। ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध की घोषणा किसने की थी द्वितीय विश्व युद्ध में ना? तो किसने की थी? चेम्बरलेन ने की थी है ना। बाद में फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही चर्चिल बन गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। राष्ट्र संघ में नानसेन आयोग निम्न में से किस कार्य के लिए गठित किया गया? पहले, अभी तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, पहले उसका नाम था राष्ट्र संघ। नानसेन जो आयोग है ना, ये बना था 1938 में। कब बना? 30 में। और 1938 में इस आयोग को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और ये किसके लिए गठित हुआ था? श्रमिकों की समस्या के लिए, शरणार्थियों की समस्या के लिए, महामारी के नियंत्रण के लिए, महिलाओं के कल्याणकारी के लिए। शरणार्थियों की समस्या के लिए। किस लिए हुआ था? शरणार्थियों की समस्या के लिए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई? देखो संयुक्त राष्ट्र बना था विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, और जो भी 200 देश है वो आपस में नहीं लड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ में 200 देश शामिल है, अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये आपस में ना लड़े। लेकिन आपने देखा होगा रूस यूक्रेन, कौन सा? रूस और यूक्रेन, और इजराइल,
फिलिस्तीन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ भी नहीं किया इसमें। 50 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई? देखो, अंतरराष्ट्रीय, ये सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, महासभा में सदस्य होते, तो महासभा की शक्तियों की वृद्धि हुई थी। जो 1950 का शांति के लिए एकता प्रस्ताव हुआ था ना, उससे महासभाओं को इसमें शक्ति प्रदान की थी। अगर कोई चीज किसी देश से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है आपस में, तो तुम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो और उसको संभाल सकते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 महासभा से हो जाएगा। किस कछावा शासकों ने मेणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिलाया था? देखो, पूर्णत देव, पंजवन राय जी, ये ना, ये भी कछावा नहीं है, ये भी कछावा नहीं है, ये कछावा है, लेकिन ये दोसा पे अधिकार किया था, फिर माच पे किया था, आमेर पे काकिल देव है। ये एक गलत लिखा है इन्होंने, क्या है? काकिल देव है ना, काकिल देव राइट आंसर है ना। मीणाओं को किसने हराया था? काकिल देव ने हराया था। हराया किसको था ये मैं बता देता हूं। यह हराया था भानुराव सुसावत को। किसको? भानुराव सुसावत को। ये ना अलग ही हटके क्वेश्चन पूछा है ना। भानुराव सुसावत के, देखो ये बता देता हूं, भानुराव सुसावत के पिता थे सूर सिंह। कौन? सूर सिंह। और जयपुर का जो वृंदावन कहते हैं, गोनेर का मंदिर, जो वर्तमान गोनेर का मंदिर है, उससे ही उसका निर्माण करवाया था सूर सिंह ने। इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। काकिल देव और भानुराव के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में काकिल देव जीत गया था, और फिर राजस्थान में और आमेर में मीणाओं का शासन समाप्त हो गया था, जयपुर में स्पेशली समाप्त हो गया था ना। हिंदू आर्ट का युद्ध संबंधित है। हिंदू आर्ट है ना, हिंदू, ये जगह सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है ना। और सांबर के चौहानों का कोई लेना देना नहीं है सवाई माधोपुर से। सिरोही का नहीं है, झालोर का नहीं है। रणथंबोर कहाँ है? सवाई माधोपुर में ना। तो रणथंबोर से है, और ये 1299 1301 के बीच की बात है ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कानड़ दे प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दहिया सेजवाल विक्रम का वध किसके द्वारा किया गया था? ये जो विक्रम सेजवाल दहिया ना, ये कानड़ देव का वो था, सेना में एक सैनिक था जो कानड़ देव सोनगरा था, झालोर का। और कानड़ देव प्रबंध किसने लिखा था? ये लिखा था पद्मनाभ ने 1485 में। और इसका वध किया था इसकी पत्नी ने। किसने? पत्नी ने, के हीरा दे। किसने? हीरा दे ने किया था। कर्णावती मेवाड़ से, इसका मुझे पता नहीं, और ये भी मेवाड़ से, हीरा दे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये वध इसलिए किया था, अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था विक्रम दहिया ने। ये इसलिए दिया था, एक आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी, राय का भाव तो रात में ही गया। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी झालोर के किले पर घेरा डालकर बैठा था चारों तरफ, और उस किले की दीवार एक साइड से क्या थी? कच्ची थी। और राय एक ऐसा बीज है जो रातों रात उग जाता है, और ये बिक गया कानड़ देव, और ये गुप्त सूचना खिलजी को दे दी, और रातों रात राय खरीद ली गई कि किले के चारों तरफ राय बिखेर देंगे, जहां से जिस जगह उग जाएगी उस जगह पर हमला कर देंगे, तो पता लग जाएगा ना, राय उगेगी तो पता लग जाएगा। और इस बात से जब पैसे मिले दहिया को, ये बताने के, ये बात बताई खिलजी को, और फिर जो पैसे मिले दहिया को, वो ले जाके इसने हीरा दे को दिए, और हीरा दे ने सुन के और सल्टा दिया अपने पति को। तो ऑप्शन नंबर 3, इसी से वीरमदेव और फिरोजा की कहानी आपने सुनी होगी ना, वीरमदेव और फिरोजा कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, मैं जब परणु तुर्कनी तो पश्चिम उगे बाण। तो कानड़ देव सोनगरा का पुत्र था वीरमदेव, है ना। नेक्स्ट,
निम्न में से किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुजरों के नाम से संबोधित किया गया? ये देवली का मुझे पता है, लेकिन जब मैंने पता किया तो चारों में ही है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा ना। उस मंगोल का नाम बताइए जिसे हमीर के प्रति वफादारी के कारण अलाउद्दीन ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। आप सबने पढ़ा होगा मीर मोहम्मद शाह को। और इसको जब अंतिम इच्छा पूछी गई थी कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो इसने बताया कि मैं हमीर देव चौहान के बेटे को रणथंभौर का शासक नियुक्त करना चाहता हूँ। ये सुन के खिलजी ने इसको मरवा दिया था हाथियों के तले ना। निम्न में से किस राठौड़ नरेश ने मंडोर के प्रतिहारों से मंडोर का किला दहेज में प्राप्त किया? राव चूंडा ने। किसने? राव चूंडा ने। 1408 में शादी हुई थी राव चूंडा की, प्लस 1000 गांव दिए गए थे। कितने? 1000 गांव दिए गए थे दहेज में, और मंडोर भी उसी में शामिल था। वो आपने सुना होगा कि वो रावण का ससुराल मंदौर में ही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? देखो सोने, आप अगर थोड़ा सा भी करंट वगैरह पढ़ते हो तो कोरेगांव, सोनेगांव, ये कोरगांव, सोनेगांव, ये मुंबई में है ना। नेवासा और नवदातोली इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नेवासा महाराष्ट्र में, जो नवदातोली है ना यह है मध्य प्रदेश में। और देमाबाद, आप सबको बताया जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते तो साउथ में जो सबसे नीचे सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी साउथ में, जहां तक वो एक शहर था देमाबाद है ना। तो इसमें ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? नवदातोली। देमाबाद भी महाराष्ट्र में ही है। निम्नांकित में से कौन सा ग्रंथ सामवेद का उपनिषद? अपन हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं ना तो सामवेद पढ़ते हैं तो सबसे पहले सामवेद के बाद में छंदोग्य उपनिषद किसका है? सामवेद का। तो ये भी थोड़ा इजी सा ही है ना। सामेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर किसके नेतृत्व में जाता है? ग्रीष्मेल के युद्ध की बात हो रही है ना, और ये 1544 की बात हो रही है। इसी युद्ध के लिए कहा था शेरशाह, एक कवि ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वो कौन सा युद्ध था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ा गया था। इसके दो सेनापति थे, से मालदेव के बीच की, मालदेव की साइड से, और जो शेरशाह सूरी की साइड से थे वो कौन थे? ख्वास खा और ईस खा। कौन थे? ख्वास खा और ईस खा। इसमें पहला राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने मुख्य प्रधान के रूप में भामाशाह की नियुक्ति किसे हटा कर की थी? रामा को हटा कर की थी। किसे हटा कर की थी? रामा को हटा कर की थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ ही नहीं बल्कि भारत के एक अमूल्य योद्धा थे। इनकी पीढ़ी में, इनके वंश में राणा 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 उसे कहते हैं जो रण में लड़े, जिसके पास सब कुछ होते हुए रण में लड़े, वो हो गया राणा। और जिसके पास कुछ नहीं है और वो बिल्कुल बिखर गया, उसके बाद में भी लड़ता रहे विद्रोहियों से, मतलब जो दुश्मनों से, उसको कहते हैं महाराणा। और इनके पूरे पीढ़ी में राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, ये वे जिनके आगे लगे महाराणा। बाद में तो लगाए नहीं तो ऐसा ही है। तो किसको हटा कर गया था? रामा को है ना। असूलियन औजार शब्द मुख्यतः किस कालखंड के औजारों के लिए प्रयुक्त हुए थे? असूलियन औजार को, या ना असूलियन को ही क्या कहते हैं? मद्रास संस्कृति। क्या कहते हैं? मद्रास संस्कृति। ये निम्न पुरापाषाण काल के थे। कौन से काल के थे? निम्न पुरापाषाण काल के। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर होगा ना। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाले हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? बेसनगर कहाँ है? एमपी में है ना। गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाला हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? ये ना राजदूत बनकर आया था, फिर बेसनगर एमपी में रहने लग गया था। यूक्रेटाइटस गोंडोफर्निस एंटियालकिड्स का था। किसका था? एंटियालकिड्स का था। एंटियालकिड्स कहाँ का राजा था? तक्षशिला का। कहाँ का था? तक्षशिला का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक सिक्कों के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सिक्के द्विलिपि में अभिलिखित थे। इंडो ग्रीक के सभी सिक्कों पर पंच निगम का उल्लेख हुआ। इंडो ग्रीक सिक्के पर ये नहीं था ना,
असत्य ढूंढना अपने को, तो ये नहीं था ना। इन सिक्के, इनके सिक्के सांचों में ढाले गए हैं, इन सिक्कों पर शासक का नाम एवं चित्र अंकित है, ये भी सही है ना, और ये भी सही है। ये सिक्के द्वीलिपि भाषा में लिखे गए थे, हाँ ये यूनानी भाषा, इन पर यूनानी भाषा में लिखा हुआ था और खरोष्टी में, है ना, खरोष्टी लिपि। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर, ऐसा तो ढूंढना तो सेकंड हो जाएगा। निम्नांकित व्यवसायों को उनके कहे जाने वाले नाम से सम्मिलित कीजिए, ये किसकी बात हो रही है, वैदिक काल की बात हो रही है ना। भट्टी में धातु गलाने वाले को क्या बोलते थे, ध्याता। मृदभांड निर्माता को कुलाल, नाई को वाई नहीं वापता, और जुला को वाई। फर्स्ट में फोर्थ और बी में थर्ड, फर्स्ट ए में फोर्थ कौन से में, फर्स्ट में ही है ना, और बी में थर्ड है, तो पहला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म मानते हैं ना अपने जो तीर्थंकर है उनके आगे लगाते ना भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, ये लगाते ना। सही है ये भी। असत्य ढूंढना, ये सही है। जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये भी सही है ना। निर्वाण प्राप्त जब संसार से हो जाता ना, संसार से मोह त्याग लेता है, उसको निर्माण कहते हैं, जब मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया है। महावीर स्वामी जातक वंश के क्षत्रिय थे, ये सही है ना। निर्ग्रंथ है ना, महावीर स्वामी खुद निर्ग्रंथ थे और निर्ग्रंथ थे पार्श्वनाथ के अनुयायी। किसके, पार्श्वनाथ के अनुयायी, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध बौद्ध संघ से नहीं है। वर्षावास बौद्ध में, प्रावरणा बौद्ध में, उपोषद बौद्ध में, संलेखना नहीं, संलेखना बौद्ध में नहीं है, जैन धर्म में। अगर किसी को संलेखना करना तो मैं बता देता हूँ। संलेखना उसे कहते हैं भूखे रहकर जान देना। भूखे रहने से जिसकी मृत्यु हो जाती है ना जैन धर्म में, उसको संलेखना कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। दसपुर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का निर्माण किस श्रेणी द्वारा कराया गया था। दसपुर एमपी में, दसपुर जो है ना, ये जो मंदोसर अभिलेख पढ़े थे, पढ़ाना भी है ना, का निर्माण किस श्रेणी द्वारा किया गया था। तंतुवाई श्रेणी, ये मैंने पढ़ा है, अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले। तो किस श्रेणी के तहत करवाया गया था, तंतुवाई श्रेणी के तहत, है ना। गुप्तकालीन सिक्के के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। गुप्त काल में तांबे के सिक्कों की संख्या कुषाणों की तुलना में कम है। गुप्त काल के सिक्कों में युद्ध और कला प्रेम का भी चित्रण मिलता है। प्राचीन काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी हुए। गुप्त कालीन सोने के सिक्के कुषाणों के सिक्कों से ज्यादा शुद्ध थे, ये गलत है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के, कुषाणों के सिक्के शुद्ध थे। देखो सोने के सिक्के किसने चलाए, सोने के सिक्के चलाए किसने, यूनानियों ने। किसने, यूनानियों ने, है ना। और सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक शुद्ध सोने के, मतलब शुद्ध सोने के चलाए कुषाणों ने। और सर्वाधिक किसने चलाए, गुप्तों ने, है ना। शुद्ध कुषाणों ने चलाए थे, सर्वाधिक गुप्तकालीन जो राजा थे उन्होंने चलाए थे। इसमें पूछा क्या है, असत्य है, तो असत्य हो जाएगा फोर्थ। देखो चांदी का सिक्का किसने चलाया, शेर सूरी ने। चमड़े का किसने चलाया, जिसको दाम बोलते हैं, दाम के दाम गुटलियों कैसे बोलते हैं, तो ये दाम का सिक्का ना शेर सूरी के समय से चला रहा। आज भी अपन बोलते हैं ना, क्या भाव पूछते तो दाम, फिक्स दाम, है ना। और सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिसे असरपी कहते हैं। वो एक गाना ना, तेरी झलक वो असरपी श्रीवल्ली से गाना। और शीशा का सिक्का चलाया था सातवाहन राजा ने। मयूर शैली का सिक्का चलाया था किसने, समुद्रगुप्त ने।
और जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय था ना, हड़प्पा में, वो था टेराकोटा का, मिट्टी का सिक्का था ना। और यही थे मेन मेन सिक्के। ये सिक्कों से रिलेटेड है, तो इसमें से फोर्थ आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, सीसा का सिक्का सातवां मैंने बता ही दिया आपको। चमड़ा का सिक्का चलाया था, हुमायूं ने चलाया था। हुमायूं ने भी एक सिक्का चलाया था, चमड़ा का ही चलाया था ना। हर्षवर्धन के किन अभिलेखों से ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में गांव दान देने का उल्लेख मिलता है? बांसखेड़ा और मधुबन। कौन सा? बांसखेड़ा और मधुबन। ए और बी किस में है? फर्स्ट थर्ड में ए और बी राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हाँ, वसुदेव कर्णवंश का शासक था। आंद्रक पश्चिमी सत्रप शासक। गोंदोफोर्निस पहलव शासक। देवभूति सुंग वंश का था। जो आंध्र का ना, ये सत्रप शासक नहीं था, ये सातवाहन था। कौन सा था? सातवाहन है ना। अजमेर क्षेत्र से किस क्षत्रप के सिक्के प्राप्त हुए? नहपान। किसके? नहपान है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं थी? देखो, विषय, विधि और भुक्ति, ये जिला, राज्य और उनके नाम अलग अलग है ना। आहार जो है ना, ये मौर्यकालीन है। आहार किसकी है? मौर्य है ना। इसमें पूछा गया है जो गुप्तकालीन नहीं थी है ना, तो कौन सी नहीं थी? आहार नहीं थी। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा? नूर सिपहर अमीर खुसरो ने लिखा, तुगलक नामा लिखा, फुतुह सलातीन ये नहीं लिखा, खजाइन उल फुतह ये अमीर खुसरो ने लिखा, फुतुह सलातीन ये अब्दुल मोहम्मद, ये मैं इसमें ना ये राइट आंसर है, लेकिन ये इसका मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा। अब्दुल, अब्दुल से है, मैं बता दूंगा अगर याद आ गया तो। तासीन या फिर ऐसे कुछ नाम है, अब्दुल तासीन या कुछ नाम है मुझे उसका ना, याद नहीं आ रहा। 93 का आप देख लेना। ऑप्शन थर्ड है, ये तीनों का मुझे पता है कि अमीर खुसरो ने लिखा था, ये भी अमीर खुसरो ने, ये भी। इसके राइटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब्दुल से कुछ नाम है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो किस भक्ति संत का शिवाजी महाराज के राज दरबार से संबंध था? शिवाजी धर्मार का, शिवाजी महाराज का जो राजगुरु था ना, वो था रामानंद। कौन था? रामानंद। इसका था अब्दुल, अब्दुल निसामी, निसामी। अब्दुल के और निसामी के बीच में कुछ है तो निसामी रख लेना, लेकिन ये देख लेना आप, इसका फुतुह सलातीन है, इसका राइटर था निसामी था। मोहम्मद अब्दुल निसामी ऐसे कुछ नाम था, थोड़ा सा तो मुझे याद आ गया। रामानंद कौन थे? शिवाजी के, अच्छा, किस किस भक्ति संत का शिवाजी महाराज के दरबार से संबंध था? रामानंद इनके राजगुरु थे। तो एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदास, इसमें रामानंद हो जाएगा। ये तीनों का नहीं था शिवाजी के राज दरबार से। निम्न में से कौन से भक्ति संत का सूरदास के ग्रंथ सूर सरावली पर प्रभाव था? सूरदास का ग्रंथ था सूर सरावली। और माधवाचार्य, एकनाथ, चैतन्य, माधवाचार्य थे नहीं सूरदास के। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य है ना सूरदास के गुरु थे। तो जैसा गुरु वैसा चेला, जो गुरु ने सिखाया वही चेला लिखेगा। तो सूरदास की जो सूर सरावली है ना, उस पर प्रभाव किसका? वल्लभाचार्य का ना। दासकूट आंदोलन के गीत किस भाषा में थे? देखो, दासकूट है कर्नाटक में है ना। दासकूट जो आंदोलन हुए थे ना, वो कर्नाटक में हुए थे। वो गीत किस भाषा में? तो वहां की भाषा क्या है? कन्नड़ है। मलयालम कहाँ की है? केरल की है ना। केरल की राजभाषा है। अवधी यूपी में है, ब्रज भी यूपी में है। आपको ना 22 भाषा ज्योग्राफी में, ये फिर जहां भी पढ़नी है 22 भाषा को अच्छे से याद कर लेना। अगर भाषा का पता आपको कि दासकूट आंदोलन कहाँ हुआ, कर्नाटक में हुआ है, और फिर पता कि कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा ना। दक्षिण पूर्वी
पूर्वी एशिया के किस शासक ने पेगन में आनंद मंदिर का निर्माण करवाया था? क्यानजित ने करवाया था। किसने करवाया था? क्यानजित ने। और ये अनिरुद्ध का पुत्र था। किसका? अनिरुद्ध का पुत्र था ये ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? कौन सा है? महाबोधि मंदिर, माया मंदिर। दक्षिण एशिया में बोरो बुद्र का मंदिर। किसका? बोरो बुद्र का। और 7 अजूबा जैसे ताजमहल, चीन की दीवार, उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? 8वां अजूबा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें ना। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? देखो, बाबरनामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, अकबरनामा, अकबर। और फिर कौन सा आ गया? जहांगीरनामा, शाहजहांनामा। जैसे इन 3 का मुझे पता है, चारों का। बाबरनामा का लेखक कौन है? खुद बाबर है। हुमायूं का कौन है? गुलबदन बेगम है। अकबर का कौन है? अकबर का है अब्बुल फजल। और इसमें पूछा गया शाहजहांनामा के लेखक कौन थे, तो कौन थे? इनायत खां। और इनायत खां के बाद में इसमें एक और थे, भगवान दास। भगवान दास। और कौन थे? एक थे साजिद खां। ये वो वाले भगवान दास नहीं है, आमेर वाले है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए चारों महत्वपूर्ण युद्धों का सही कालानुक्रम क्या? कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया था, फिर सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा? देखो, चौसा का युद्ध लड़ा गया है 1539 में। बिलग्राम का 40 में। दोहरिया का लड़ा गया है 32 में, 1532 में है ना। और सरिंद का, ये सबसे आखिरी में है ना। सरिंद का लड़ा गया था 1555 में। तो सबसे पहले कौन सा लड़ा गया था? 32 में, दोहरिया का। जो दोहरिया से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये भी गया ना ऑप्शन, और ये पहला भी गया। दोहरिया से दो हो रहे हैं। सबसे पहले लड़ा गया दोहरिया का 32 में, उसके बाद लड़ा गया चौसा का 39 में, जो दोहरिया और दोनों में ही है भैया, है ना। और फिर उसके बाद में लड़ा गया बिलग्राम का, तो बिलग्राम का किसमें नहीं है? थर्ड में नहीं है ना। और फिर उसके बाद में लड़ा गया सरेंद्र का, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक युद्ध और लड़ा था हुमायूं ने, मच्छीवाड़ा का ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। 1575 में नहीं बांटा था, ये बांटा था 1580 में। तो इसमें सही चुना ना, ये गलत है। अकबर ने गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर को जीतकर अपने साम्राज्य के सूबों में शामिल किया गया था। अकबर ने नहीं, ये औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। तो इसमें तो दोनों ही गलत है भैया। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, केवल सही। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा ना। 1664 में शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था? कौन था? इनायत खान था ना। कौन था? इनायत खान है ना। सुल्तान तरेखीन किस सूफी संत को कहा जाता है? ये कहा जाता शेख हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता सन्यासियों का बादशाह। इसका क्या मतलब होता? सुल्तान तरीकीन का सन्यासियों का बादशाह किसको? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को, है ना। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव। कुछ क्वेश्चंस की तो ऑप्शन ही कर सकते हैं, व्याख्या वगैरह ना। कुछ नए किसकी तो जरूरत भी नहीं होती, वैष्णव धर्म से, है ना। कंधार के किस सूबेदार ने 1638 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? अली मर्दान। कौन था? अली मर्दान, है ना। किस मराठा योद्धा ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठा सेना की बागडोर संभाली थी? देखो, 1761 में मराठा 1700
किस मराठा योद्धा ने 1761 में, अब 1761 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का थर्ड युद्ध। कौन सा? पानीपत का थर्ड युद्ध लड़ा गया था ना। ये किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ के बीच में लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में। सेकंड किस किस के बीच में लड़ा गया था? सेकंड ये लड़ा गया था 1761 में, और सेकंड लड़ा गया था 1556 में, है ना। और सेकंड लड़ा गया था अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। और फर्स्ट लड़ा गया था 1526। फर्स्ट लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में ना। देखो 1526 का जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था ना, इसमें जीता था बाबर। कौन जीता था? बाबर जीता था इसमें। 56 में हुआ सेकंड युद्ध, इसमें जीता था अकबर। कौन जीता था? अकबर। और थर्ड जो पानीपत का युद्ध हुआ था ना, इसमें जीता था अहमद शाह अब्दाली। ये पानीपत के तृतीय युद्ध की बात हो रही है इस क्वेश्चन में ना। तो मैंने आपको तीनों पानीपत के युद्ध बता दिए। पहले हुआ 56, पहला 26, दूसरा 56 और तीसरा 1761 में। किस किस के बीच में हुआ, कौन जीता इसमें? और ये पूछ रहा कि थर्ड युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कौन लड़ा था। इसमें 2 हिंट दे दिए कि 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था, मराठा ने और भी लड़े होंगे, लेकिन पानीपत का एक मुख्य हुआ था। लेकिन अब्दाली से कौन सा हुआ था? वो हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इधर से कौन लड़ रहा था? सदाशिवराव भाऊ। नाम से ही पता लग जाना चाहिए आपको, है ना भाई। भाऊ बोलते ना, मुंबई में रहना तो भाऊ और बड़ा पाव से काम, रेस्पेक्ट के लिए बोलते हैं, भाव बोलते हैं मुंबई में। और सुबह का वो जो नाश्ता मुंबई के फेमस है, वड़ा पाव। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए ना। शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर, अभी पढ़ाई क्वेश्चन की, प्रथम बार इनायत खान था और 1664 में किया था। कब किया था? 1664 में किया था। इसमें से ढूंढना क्या, सही चुनना अपने को ना। शिवाजी ने 1763 ईस्वी में दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां की सेना को परास्त किया था। ये सही है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को शाहजहां ने 5,000 का मनसब, आपने सुना होगा एक मनसबदार या मनसब, है ना, ये क्या होता है? पहले तो मैं बता दूं, ये सही है ना। 5,000 के मनसब थे ना उनको, शाहजी भोसले को। मनसब यानी कि जैसे 5,000 के थे ना इनको, तो ये 5,000 की सेना रख सकते थे अपने साथ। कितने हजार की? 5,000 से, मतलब 5,000 सैनिक रख सकते थे अपने साथ। उनका रहना खाना शाहजी भोसले ही करते थे। तो ये है ना मनसबदार, या फिर मनसब, जैसे 7,000 के मनसब रखने वाले को 7,000 की सेना रख सकते थे वो। उनका रहना खाना खर्चा सारी जिम्मेदारी जिनकी रहती थी उन्हीं की रहती थी ना, जिनके पास रहती थी। जैसे शाहजी भोसले को थी ना जिम्मेदारी, तो 5,000 का जितने भी सैनिकों का खाना पीना है वो कौन देखेंगे? शाहजी भोसले देखेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं ये? बी और सी सही हो जाएंगे। बी और सी। पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता है? देखो सचिवालय था पूना, मतलब पेशवा का सचिवालय पूना में था, पुणे में ना। आपने देखा होगा कि अपने को ना, पहले अब ऑफिस बोलने लगे, पहले दफ्तर बोलते थे कि कहाँ जा रहे हो बेटा? दफ्तर जा रहा हूँ ना, दफ्तर जा रहा हूँ। कार्यालय भी एक नाम है, वकील इधर, ये किसमें बोल, इसमें अरबी में किसी भाषा में तो दफ्तर बोलते थे, हुजूर दफ्तर। क्या बोलते थे? हुजूर दफ्तर। फर्स्ट राइट आंसर रहेगा इसमें ना। निम्नलिखित पेशवाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये ना, ये बड़ा है। ये तो पता है कि पहला बालाजी विश्वनाथ था ना, वो 1713 में बन गए थे, और ये 1720 तक रहे थे। अब देख लो सी किससे, सी ये नहीं है। उसके बाद में बाजीराव बने थे ए। अब सी के ये बने थे 1720 से 1730, नहीं 40 तक। सी के बाद में ए देख लो, तो ये भी गया और ये भी गया, पहला ही बचा।
अब इससे अगर ये दो भी याद है ना तो इससे क्वेश्चन हो रहा है आराम से ना। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद अस्तित्व में आया। असत्य देखना तो ये सही है ना। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान परिषद व्यवस्था स्थापित की गई, ये भी सही है। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है ना, ये भी ठीक है, ये भी इसी में ही बताया गया अभी है ना, पूछा था ना 1773 का। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में सभी प्रकार के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ये व्यापार पे एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट था ना 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में। उसके बाद में भी है ना ये चीन के साथ चाय का व्यापार कर रहे थे और पुर्तगालियों के साथ भी कुछ व्यापार कर रहे थे लोग। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यग्रह परिवार में समाविष्ट नहीं थी? मध्यग्रह ये लंदन में जो बार सचिव बैठता था ना भारत का, उसके बारे में एक क्वेश्चन। लंदन स्थित इंडिया ऑफिस का वे वो भारत से ही जाता था, सारा सैनिक असैनिक वे वो भी भारत से जा रहा था। इंग्लैंड में भंडार वस्तु वगैरह वो ये भारत सचिव का जो ऑफिस था ना, उसमें अगर कोई कुछ खरीदना होता था, कुछ भी इधर उधर का होता था, वो भी यहीं से जाता था। विदेशी बैंकों के इंश्योरेंस के पैसे यहाँ से नहीं जाते थे। नौ परिवहन कंपनियों का लाभांश ये भी नहीं जाता था। ए ओ बी और सी ढूंढ लो इसमें, ऑप्शन नंबर 3 है ना। ब्रह्म समाज से अलग होकर 1881 में केशव चंद्र सेन ने निम्न में से किस नए और सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की थी? ये तो ना ब्रह्म समाज से तो गए थे, ये बना नहीं सकते, इससे तो अलग ही हुए थे, तो ऐसे ही दिया है नवो विधान, इसको क्या बोलते हैं? नया विधान। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर रहेगा। ये ना ईसाइयों से जुड़ा हुआ धर्म था, एक ईसाइयों की परिपाटी जैसा धर्म था, नवो विधान है ना। 1908 में किस समाचार पत्र पर उनमें प्रकाशित लेखों के लिए राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चला था ना? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, अरुणोदय, केसरी किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था? तिलक का था ना। और फिर 1908 में है ना तिलक को इसकी वजह से जेल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में निम्न में से किनको फांसी दी गई? अवध बिहारी, अमीरचंद, बसंत कुमार। बलराज को नहीं दी गई थी, है ना, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। किसको नहीं दी गई थी? बलराज को नहीं दी गई थी। किसको फांसी दी गई है? अच्छा, इसमें वो देखना जिसको फांसी दी गई है ना, तो ए बी और बसंत कुमार को दी गई, तो ए बी डी ढूंढना अपने को। ए और बी और डी, ये आ गया फोर्थ। कौन सा आ गया? फोर्थ आ गया इसमें ना। इल्बर्ट बिल के विरोध का मुख्य कारण क्या था? इल्बर्ट बिल के विरोध का मुख्य कारण क्या था? ये इल्बर्ट बिल का जो विरोध कर रहे थे ना, ये अंग्रेज कर रहे थे ना। इसमें भारतीय और यूरोपियनों के साथ समानता की बात थी, जो यूरोपियनों को अस्वीकार्य थी। शिक्षित भारतीयों को इस पर विमर्श से दूर रखा गया ना। और उसके द्वारा सूती वस्त्र निर्यात शुल्क हटा दिया गया, जिसमें लंकाशायर वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन हो सके। सिविल सेवा की आयु घटाकर 17 वर्ष कर दी गई, जिसमें भारतीयों को नुकसान होगा, है ना। ये सब सही थे इसमें ना। ये था इसमें मुख्य कारण, भारतीय और यूरोपियनों के साथ समानता की बात थी, जो यूरोपियन को अस्वीकार थी। ये यूरोप के अंग्रेज थे ना, ये भारतीयों को अपने बराबर नहीं मानते थे, पढ़े लिखे हो तो भी बराबर नहीं मानते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना। तो पहला सही आंसर हो जाएगा ना। निम्न में से कौन से 1857 में बंगाल में सैनिक विद्रोह के केंद्र थे? जलपाईगुड़ी को छोड़कर सारे थे। बैरकपुर बंगाल में, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, चटगांव में है ना क्रिकेट स्टेडियम है बड़ा फेमस। तो इसमें ACD ढूंढ लो, ACD। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा ना। समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए एक नई स्थापित प्रेस कमेटियों का कड़ा विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ये भी है ना नया क्वेश्चन था। ये साउथ में हुआ था, अमरावती, आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना में आ गया। 1897 का
जो कब हुआ था, 1897 का राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। जो 1897 का जो अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, उसमें हुआ था ये ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की शुरुआत किस आदेश से ये थी, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन को कमजोर करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? कमजोर करना चाह रहा था। और ये घोषणा हुई थी, बर्लिन घोषणा 1806 में हुई थी। 1805 ये कंफ्यूज कर रहा है, ये पेरिस घोषणा में नहीं था इसमें ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में किन दो क्षेत्रों का विलय हुआ? वेनेशिया और रोम। किसका? वेनेशिया और रोम, है ना। गेस्टाइन के कन्वेंशन 1865 के द्वारा प्रशा को कौन सी डच्ची दी गई थी? ये डच्ची ना, ऑस्ट्रिया का आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया से डच्ची खरीदी गई थी ना, स्लेसविग की थी, है ना। स्लेस, ये पता नहीं क्या लिखा है इसमें, स्लेस विग की डच्ची, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना। 1764 में अमेरिका में द राइट्स ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड शीर्षक से एक राजनीतिक पुस्तिका प्रकाशित हुई। इसमें लेखक कौन थे? स्टीफन हॉपकिंस। कौन थे? स्टीफन हॉपकिंस के लेखक थे, और वो रोड द्वीप के रहने वाले थे ना। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो जेथ्रोटल, इसके बीच में वो, ये औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है, और किस वैज्ञानिक ने कौन सा आविष्कार किया था उसकी बात हो रही है ना। जेथ्रोटल ने ड्रिल का, और थॉमस ने बेल सड़क निर्माण, जो उनके फ्लाइंग शटल होगिरवस स्पिनिंग जेनी। ये जो बेल सड़क निर्माण है ना, ये मक्का डम का है ना, मक्का डम का है ना, ये थॉमस का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वित्त महानियंत्रकों को कालानुक्रम में रखिए, है ना। ये भी ना बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन ये ऐसे याद, आपने अगर डीपली पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ए पहले तुर्गोता, फिर नेकर, फिर केलोन, फिर बिरिया। तो ABCD राइट आंसर है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था ना। निम्न सूची को एक निम्न सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे देखिए कूट का उपयोग करते हो सही, मतलब सही ढूंढना अपने को। दूध वाखारा किसान आंदोलन कौन था? हनुमान सिंह। और रायसिंह नगर घटना का नानक भील ने किया था। उदासर किसान आंदोलन बीरबल सिंह चौधरी। डाबी घटना ये उधर डूंगर नानक भील ने की थी। तो अपने को ढूंढना है इसमें, देखो ए में सेकंड हो, बी में थर्ड हो। ए में सेकंड और बी में थर्ड, हाँ ये डी ऑप्शन हो जाएगा। और तो है नहीं ना, बी में सेकंड नहीं है, किसी में भी नहीं है ना। बी में थर्ड किसी में भी नहीं है। बी में थर्ड इसमें भी है, लेकिन इसमें फोर्थ है। तो दूधवा खरा किसान आंदोलन हनुमान सिंह ने किया था ना। तो ये फोर्थ आंसर ठीक हो जाएगा इसमें। देखो ए में सेकंड, ए में सेकंड, बी में थर्ड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ, सी में फोर्थ, और डी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट। तो फोर्थ आंसर इसका ठीक हो जाएगा ना। रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। 1917 की क्रांति के बाद बनी अस्थायी सरकार का नेतृत्व व्लादिमीर इलीच उलियानोव ने किया था ना। ये प्रिंस लावालो ने किया था इसका, व्लादिमीर इलीच ने नहीं किया था ना। रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया था ना। रूस ने अपने पुराने पंचांग के अनुसार इस क्रांति की तिथि 28 फरवरी 1917 थी। रूस के पुराने 28 फरवरी नहीं, ये 27 फरवरी है ना। और रूस ने आपको प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। 1800 फरवरी की क्रांति से नहीं किया था, ये अक्टूबर की क्रांति से किया था ना। और इस क्रांति से रूस में जार की निरकुंस शासन का अंत हो गया, ये इसमें सही है ना। ये पूछ के आ रहा है सत्य कथन की पहचान की, तो ये तीनों तो, हाँ ये तीनों तो गलत है ना। देखो प्रथम विश्व युद्ध से अलग कब किया था? अक्टूबर से किया था, फरवरी से नहीं किया। ये 28 से नहीं 27 है। इसका जार के निरकुंस शासन का अंत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है इसमें ना।
1857 के विद्रोह के दौरान भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है ना, कौन था? मेजर मॉरिसन था। कौन था? मेजर मॉरिसन था ना। देवली सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? देवली सैनिक छावनी का दूसरा नाम है मेणा। मेणा छावनी है ना, मेणा सैनिक छावनी है ना। ये 1855 में हुई थी। कब हुई थी? 1855 में। देवली रेजिमेंट टोंक है ना। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। इनका शासनकाल 1628 से 1678 ईस्वी तक था। धर्मत के युद्ध में से औरंगजेब के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। औरंगजेब ने इसे 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था ना। देखो जो महाराजा जसवंत सिंह है ना, इनके बेटे थे अजीत सिंह, और वो कौन था? एक राठौड़ थे इनके, उसमें मैं बताऊंगा। 1628 नहीं, 38 है इसमें। क्या है? 38। तो इसमें कथन विकल्पों में से चुनिए, तो ये गलत है ना। जसवंत सिंह के बारे में पहला गलत है। धर्मत का युद्ध उज्जैन के पास में हुआ था। औरंगजेब ने इसको इनको हरा दिया था इस युद्ध में ना। और ये भी गलत है ना। और ये सही है ना। औरंगजेब ने इसे 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था, ये भी ठीक है ना। तो बी और सी सही है इसमें। कौन सा? बी और सी। बी और सी किसमें सही नहीं है क्या यार? है ना, ए सत्य है किंतु बी और सी सत्य है ना। तो इसमें आपने एक है ना दुर्गादास राठौड़ का नाम सुना होगा। वो जसवंत सिंह के बड़े ही है ना जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे। और जब 1678 में पाकिस्तान की लाहौर में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, धर्मत का युद्ध हुआ, उसके बाद में ना जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ रहकर ये ना उसके लिए युद्ध लड़ता था। युद्ध लड़ने का शौक होता राजपूतों का, और इसको भेज दिया पाकिस्तान, और वहां इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हुई थी जब इनके कोई भी पुत्र नहीं था। 10-12 दिन बाद इनके दो पुत्र हुए, उनमें एक था अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। और फिर ये उस टाइम मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने इसको दुर्गादास राठौड़ को कहा कि अजीत सिंह को जो दोनों बच्चे हैं और रानियों को लेके तुम मारवाड़ मत जाओ, जोधपुर दिल्ली आ जाओ, क्योंकि वो उसको मारना चाहता था और वो जोधपुर पर कब्जा करना चाहता था। कौन? औरंगजेब। कब्जा तो था लेकिन वो एक संधि हुई थी इनके बीच में, जब ये धर्मत का युद्ध हार गया था जसवंत सिंह। लेकिन ये दुर्गादास राठौड़ दिल्ली चला गया। जब इसकी मनसा को भाप गया औरंगजेब की को, वहां से छुपकर और वह मारवाड़ आ गया और 30 साल तक संघर्ष किया था औरंगजेब से। आपने संभाजी की कहानी तो वो मूवी देख ली, लेकिन 30 साल तक औरंगजेब से संघर्ष किया था। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। और दुर्गादास राठौड़ ने ही जब ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी ना, तो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना दिया था। दुर्गादास राठौड़ बहुत ही शक्तिशाली था, मतलब एक पाव मतलब बहुत ही मजबूत योद्धा था। 30 साल तक संघर्ष किया। इसके लिए कहते हैं कि ना राजा ना राजकुमार, घोड़े ऊपर काल चढ़ा है, मारवाड़ की तरफ ना देख, इधर दुर्गादास राठौड़ खड़ा है। एक और दुआ इसके लिए ना। 8 फेर, भूल गया मैं यार वो। 8 फेर 64 घड़ी, गुड़ले ऊपर वास। 8 पहर 64 घड़ी, गुड़ले ऊपर वास। छेल अणीसु सेक तो बाटी दुर्गादास, हर पल हर समय घोड़े के ऊपर बैठा रहता था दुर्गादास। बहुत ही शक्तिशाली था। तो इसमें आंसर क्या निकल रहा? फोर्थ निकल रहा है ना। महाराज जसवंत सिंह जोधपुर के राजा थे। देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को कौन सी जागीर दी? एक तो देखो अजमेर की दी थी, और उस टाइम अजमेर के जो ये थे ना, अजमेर जिनके अंडर में था, उसी के अंडर में अपना चाकसू आता था। चाकसू है ना। तो चाकसू की शाखा दी थी। कौन सी शाखा दी थी? चाकसू की जागीर दी थी, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य में किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? ये ना चेलावास का युद्ध है। चेलावास पाली
मारवाड़ जंक्शन के पास में ना, और ये 1857 में लड़ा गया था। इसमें कुशाल सिंह जो ठाकुर था ना वो जीत गया था। इसी को क्या कहते थे, गोरे गाले का युद्ध कहते थे ना। ठीक है, बयाना अचनेरा, ये बयाना का युद्ध कब लड़ा गया था, ये तो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था ना। 1573 में किस राजपूत शासक को अकबर द्वारा मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए मालवा भेजा गया था? किसे भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा ना। थरनाल के युद्ध के कारण किसे विशेष ख्याति मिली? थरनाल का युद्ध ना 1573 में लड़ा गया था, और ये से मिली थी महाराज, ये कछावा था युवराज कछावा युवराज मान सिंह, क्योंकि उस टाइम भगवान दास और मान सिंह साथ साथ लड़ने गए थे, और मान सिंह को बड़ी ख्याति मिली थी, अकबर ने शाबाशी दी थी, और उसके बाद में फिर ये जयपुर का राजा बन गया था मान सिंह। निम्न में से कौन सा कथन सातवाहन कालीन श्रेणी व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? देखो, श्रेणियों के व्यापारिक नियम श्रेणीबद्ध कहलाते थे, ये बैंकों का कार्य भी करती थी। सही है, सही है। इसका प्रधान श्रेष्ठीन होता था, ये भी सही है। इसका मुख्य कार्यालय निगम सभा कहलाता था, ये भी सही है। पूछा गया तो सही नहीं है ना, इसमें तो सारे ही सही है। श्रेणियों के व्यापारिक नियम श्रेणी धर्म कहलाते थे। क्या कहलाते थे? श्रेणी धर्म। ये तो गलती हो सकती थी भाई, है ना। इसमें ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देख लो कितना ध्यान से इस पे ना पूरे आने चाहिए। श्रेणी धर्म कहलाते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। किसे बनवाया? राजेंद्र प्रथम ने। इसमें नटराज सहित शिव के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण है। बृहदेश्वर मंदिर, चोल मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा, ये तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, और इसमें नटराज सहित शिव के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण, हाँ ये भी सही है। इसे देखो बृहदेश्वर मंदिर से रिलेटेड पूछ रहा ना ये, तो इसे राजेंद्र प्रथम ने नहीं बनवाया था, राज प्रथम ने बनवाया था। राज प्रथम ने बनवाया था ना। तो अगर ये क्वेश्चन रहा तो इसमें अगर आपने सेकंड किया हो, फर्स्ट किया होगा आंसर तो ठीक है, बाकी तो देखो ये ना रहेगा या फिर डिलीट होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी थी। बामियान में गांधार शैली की मूर्तियां है, ये सही है ना। गांधार कला शैली आदर्शवादी थी, ये क्या थी? यथार्थवादी थी। गांधार शैली क्या थी? यथार्थवादी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। और मथुरा कला थी, ये क्या थी? आदर्शवादी थी। क्या थी? आदर्शवादी। तो इसमें ये सेकंड ही ऑप्शन रहेगा। इसमें कौन सा तथ्य असत्य है? गलत पूछा है इसमें ना, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर होंगे इसमें। हाँ, पहला आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और थर्ड आंसर रहोगे। इसमें असत्य पूछा ना। निम्न में से कौन सा कथन शुंकालीन धार्मिक अवस्था के संबंध में गलत है? गुरुड़ स्तंभ लेख के अनुसार दम, भक्ति और प्रमदा से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। इस काल में पंचवीरों की मूर्ति स्थापना के प्रमाण मिलते हैं ना। हाँ, भगवत धर्म का उदय हुआ था इसमें, और ये यवन हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। पंचवीरों की मूर्तियां भी स्थापित की गई थी। गुरुड़ स्तंभ लेख के अनुसार दम शक्ति और प्रमदा से स्वर्ग प्राप्त किया। इसमें है ना दम शक्ति, शक्ति नहीं है, त्याग। दम शक्ति, त्याग और प्रमदा से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें ना असत्य ये है भाई, तो पहला आंसर ठीक हो जाएगा ना। मदुरा के तमिल कवियों के संगम काल की समुन्नत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण किसमें उपलब्ध होता? इरियनार
आरोप अगोपोरुल भाष्य, इरियनार अगपोरुल भाष्य में मिलता है ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट के अकबर के शासनकाल के अंत में 2 अधिकारियों को 7000 मनसब के पद पर पदोन्नत किया गया था। नीचे के कोड के करके सही उत्तर चुने। देखो मनसब मैंने समझा ही दिया ना, 7000 के मनसब किसे थे, इसको नहीं थे, इसको 5000 के थे। टोडरमल को भी 5000 के थे। ये यूपी के वाले टोडरमल है ना। मान सिंह को 7000 थे और मिर्जा अजीज कोका को 7000 थे। 7000 वाला ढूंढना तो फर्स्ट और थर्ड ढूंढ लो ना, फर्स्ट और थर्ड। एक और तो पहला ही आंसर हो जाएगा, पहला राइट आंसर होगा इसमें ना। रानी सीपरी की मस्जिद कहाँ है? देखो रानी सीपरी की मस्जिद बनवाई थी मोहम्मद बेगड़ा ने। किसने? मोहम्मद बेगड़ा ने। और है कहाँ है? अहमदाबाद यानी कि अहमद के शहर में। कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? ललितादित्य ने। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है राजस्थान के टीचिंग के इतिहास में ना। फोर्थ आंसर रहेगा इसमें। निम्न में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन सहजियान संप्रदाय के विषय में सही नहीं है? सहजीय संप्रदाय ने पूर्वी भारत के वैष्णव सहजीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। ये जाति और संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं कर रहे थे। इनके संस्थापक सहरपाद थे। इनके अनुसार संसार को त्यागे बिना जीवन की मुक्ति संभव नहीं है। जो सहजियन संप्रदाय है ना, ये हीनयान के विरुद्ध पनपा था और इन्होंने कहा था कि संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है, तुम योग करो। क्या करो? योग करो बेटा और ध्यान लगाओ, तुम्हें ना संसार से मुक्ति मिल जाएगी, मोह माया से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नबूद की सही व्याख्या है? अतिरिक्त उपकरण, बिना खेती की बंजर भूमि, खेती के लिए एक उपयुक्त बंजर या प्रतिभूमि। प्रति भी है ना बंजरी हो गई एक तरीके से। सूखा पड़ने की स्थिति में खेती योग्य क्षेत्र का वह हिस्सा जिसे बोया नहीं गया घोषित किया गया हो, है ना। अगर सूखा पड़ने की स्थिति में योग्य क्षेत्र, वह योग्य क्षेत्र, वह हिस्सा जिसे बोया नहीं गया हो। अपने बोलते हैं ना अपन जिसमें ना खेती कर सकते हैं लेकिन उसको बोया नहीं गया है, फिर खाली छोड़ दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं? धुंधाड़ी भाषा में बोलते हैं उसको सावणी, कि मैंने सावणी रख लिया खेत को। नबूद कहते थे उस टाइम पे, जिसको बोया नहीं जाता था ना, वो खेती के योग्य था लेकिन उसको बोया नहीं गया। लेकिन ये सूखा पड़ने वाली स्थिति में तो क्या कहते थे? नबूद। वो हिस्सा क्या कहलाता था? नबूद कहलाता था। तो सूखा पड़ने की स्थिति में खेती करने योग्य है लेकिन उसको बोया नहीं गया हो, तो वो क्या कहलाता था? नबूद कहलाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। मुगल कालीन कृषि जन वर्ग को उनकी स्थिति के अनुसार सम्मिलित कीजिए ना। इसमें एक और दो देखना, खुद कास्ट, ये मुझे पता, भूमि का स्वामी, और पाई कास्ट, अन्य गांवों में खेती करने वाले। इनके अलावा मुझे नहीं पता, लेकिन इससे देखो आंसर निकलेगा। ए में सेकंड देख लो, ए में सेकंड इसी एक में ही है, और फिर सी में फर्स्ट देख लो, सी में फर्स्ट भी एक में ही है। तो आंसर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा ना, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसमें ना। और फिर इसके अनुसार क्या हो जाएगा? मिरासी कैसे कहते थे? महाराष्ट्र के भूस्वामी को, और मुजारियान मौसमी अंश के हिस्सेदार कृषक वर्ग कहलाते थे। ठीक है। धोंदो केशव कर्वे ने महिलाओं के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? कर्वे वगैरह ये ना महाराष्ट्र की जनजाति है ना, तो इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई की स्थापना की थी। और एक नाथीबाई महिला थी, उन्होंने 10 लाख रुपए फर्नीचर सोने दान दिए थे इसके लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्न में से प्राच्यवादियों की विचारधारा से क्या असंगत है? प्राच्यवादी देखो, इनके माध्यम से भारत में प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। हाँ, इन्होंने हिंदू रिवाजों के विद्वतापूर्ण पुनर्गठन, प्राचीन संस्कृति के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी। अधोमुखी निश्चय दंत का सिद्धांत प्राच्यवादियों का द्वारा प्रतिपादित किया गया।
पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रसार का माध्यम संस्कृत और अरबी भाषा को होते थे, प्राच्यवादी थे ना, ये अपने ही धार्मिक ग्रंथ संस्कृत को पढ़ पढ़ा के ये ना काम चला रहे थे। और ये ना, ये क्या कहते थे, सभी भारतीयों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, बोले कुछ भारतीय पढ़े जो उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के नहीं पढ़े, है ना। और ये अधोमुखी निसंधान में था। अधोमुखी निसंधान कहता था कि सभी भारतीय पढ़ने चाहिए, है ना। नहीं, ये क्या था, अधोमुखी निसंधान का सिद्धांत प्राच्यवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था ना। अधोमुखी निसंधान है ना, ये इस अधोमुखी निसंधान था कि सभी भारतीयों को नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भारतीयों को पढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे जो आगे बढ़ेंगे फिर उनका परिवार भी पढ़ लेगा, प्लस सभी भारतीयों को शिक्षा का अधिकार नहीं देता था अधोमुखी निसंधान। और ये प्राच्यवादियों का नहीं था, ये था आंग्लवादियों का। किसका था? आंग्लवादियों का। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा ना। रियासतों के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया में इनमें से किस रियासत को गलत सुमेलित किया गया? देखो ना, कोल्हापुर है ना, बंबई में ना, कोल्हापुरी चाट, पद्मनी कोल्हापुरी, ये आपने सुना होगा। तो कहाँ पे है कोल्हापुर? बंबई में। मयूरभंज उड़ीसा में है। बंबई मतलब महाराष्ट्र हो गया, और काठियावाड़ गुजरात में है। तो एक तो ये गलत है ना। कोची त्रावणकोर में, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उस टाइम तो उत्तराखंड बना नहीं था ना, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में अभी। तो ये इसमें से ए सही है, बी सही है, और फोर्थ सही है। थर्ड राइट आंसर है इसका ना। भाई कौन सा गलत सुमेलित किया गया? तो मयूरभंज उड़ीसा में, काठियावाड़ गुजरात में ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना के समय गांधी सेवा संघ के सदस्य नहीं थे? गांधी सेवा संघ बनाई थी अपने सीकर के थे, जमनालाल बजाज ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जमनालाल बजाज ने बनाई थी। और ये बनाई थी 1923 में। और सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके सदस्य थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे इसमें ना। ये थे तो ये नहीं थे। नहीं थे तो पूछ रहे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, है ना। ठीक है। महात्मा गांधी से जुड़े सत्याग्रह आंदोलन को नीचे दिए गए कोड के अनुसार कालानुक्रमिक स्वरूप से व्यवस्थित करे। महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किस समय किए थे उसको ना अपने को सेट करने। रोलेट सत्याग्रह, ये 19 में हुआ था, 1919 में हुआ था यार, है ना। खेड़ा सत्याग्रह 17 में हुआ था, 1917 में। चंपारण 15 में हुआ था, और अहमदाबाद 18 में हुआ था। सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था चंपारण का। तो अपने को ये मिल गया, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, मतलब ये दोनों कट गए। सेकंड और थर्ड कट गए। फिर कौन सा हुआ 15 के बाद में? 17 खेड़ा। सेकंड ढूंढना है, तो सेकंड भी दोनों में ही है यार, ये तो, है ना। और फिर 15 17 फिर हुआ है अहमदाबाद हुआ। कौन सा हुआ? अहमदाबाद हुआ ना, तो अहमदाबाद मिल गया फोर्थ में। तो अपना आंसर फर्स्ट राइट हो गया, और एंड में रोलेट सत्याग्रह हो गया। तो आंसर फर्स्ट है, पहला राइट आंसर है ना। लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर। कब की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना? 1943 में। इसके मुकदमे के बचाव पक्ष में कौन कौन से वकील थे? काटजू थे, आसफ अली थे, भूलाभाई देसाई थे, सारे थे इसमें ना। इसने पूछा कि नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई ने किया था। किसने किया था? भूलाभाई देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सितंबर 1923 के विशेष सत्र में निर्वाचित होने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। 1923 में युवा थे मौलाना अब्दुल कलाम, तो युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे।
ठीक हो, ये हो गए सारे 140 क्वेश्चन कराए मैंने आपको। उसमें से इंडियन हिस्ट्री हो गई और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई और राजस्थान हिस्ट्री हो गई। 140 में से कम 35 से 40 क्वेश्चन टीचर आरपीएससी टीचर के इतिहास में नए क्वेश्चन थे वो, और 100 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही थे, इधर उधर से सारी एग्जाम्स में आ रहे थे वो। अगर 10 कंप्यूटर के जोड़ ले तो इस पेपर में 105 100 110 है ना, 72 स्कोर है। लेकिन इस 140 में से 35 40 को हटा दे, मान लो ना 100 105 है ना, 90 क्वेश्चन रिपीटेड में से सही हो गए और 10 क्वेश्चन नए में से सही हो गए, 100 हो गए और 5 कंप्यूटर वाले पार्ट में से हो गए, तो 105 भी हो रहे हैं ना, तो ठीक है। इसमें 140 में से मैंने ना, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हुई नहीं, अगर गलती से कोई रहा होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट कोई पेपर होगा आपका, जैसे जो ये पॉलिटी का होगा, अभी तो 6 को होगा ना, तो उसका जो भी ये क्वेश्चन होंगे ना हिस्ट्री से रिलेटेड पॉलिटी से रिलेटेड, तो उनका सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।